देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये बंद कर दिया आशमा सारा। Total electric flux emitting from a closed surface enclosing an alpha particle in terms of E is। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कौन सी कैसे निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताओ। 1 में गॉस थ्योरम। तेरा ब्लूटूथ होना है तो कौन सा लगेगा। फर्स्ट में क्या लगेगा बच्चों, गॉस थ्योरम। सो कैन यू टेल मी गॉस थ्योरम। Total electric flux coming out of a closed surface is equal to total charge enclosed divided by psi naught. That means total flux is equal to total charge enclosed by epsilon naught। ठीक है, अब जो चार्ज एनक्लोज्ड है क्लोज सरफेस के अंदर, क्वेश्चन में क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है, Helium nucleus. हीलियम न्यूक्लियस He2+। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल है तो उस पे चार्ज कितना है, 2+ का चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर। तो टोटल फ्लक्स हो गया हम लोगों का टोटल चार्ज एनक्लोज्ड यानी 2E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हम कितना लेंगे, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो हम लेंगे 2E, where E is called the charge of electron, charge on electron, तो 2E हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये अल्फा पार्टिकल पर चार्ज और फ्लक्स। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2E बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 2E बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट इन क्वेश्चन 1? No, sir. Any doubt in question 1? No, sir. क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड आउट। क्वेश्चन नंबर 2, सर पीक करंट निकालना है इसमें है? बताओ क्वेश्चन 2 में क्या निकालना है हमें। यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है 4 cos 100t। एलआर सर्किट है, इंडक्टेंस है 3 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस है 4 ओम, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब होता है पीक करंट निकालना। पीक करंट वोल्टेज 4 cos 1000t और 3 मिली हेनरी इंडक्टर और 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, करिए सोल्व, क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वोल्टेज कितनी थी बच्चों, 4 cos 1000t. 4 cos 1000t। इंडक्टेंस है 4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस है 4 ओम। आपको निकालना है पीक करंट, एम्पलीट्यूड का मतलब पीक करंट, फाइंड पीक करंट। कौन सा सर्किट हो गया ये, एलआर सर्किट। जब भी आपके पास एल सी आर ऐसा कुछ आएगा, आप सबसे पहले क्या कनेक्ट करोगे, क्या निकालोगे, इम्पीडेंस जेड। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस। अंडर में यार प्लस एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, अब एक्सी तो है नहीं, एक्सएल निकालेंगे ओमेगा एल लगा के, या फिर 2 पाई एफ एल होता है। तो यहाँ पे हमें ओमेगा दिया हुआ है सीधा सीधा। ये देखो, ये जो 100 होगा ये क्या हो गया, 1000 ओमेगा होगा। ओमेगा लेके सॉल्व करेंगे, देन एक्सएल इज इक्वल टू 1000 इंटू एल, 4 इंटू मिली -3
एक्सेल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 ओम आ गई। अब आपके पास एक्सेल 4 ओम है, रेसिस्टेंस है, तो आप जेड निकालोगे। जेड होगा अंडर द रूट आर स्क्वायर 16 प्लस एक्सेल 4 का स्क्वायर 16, सो जेड हो जाएगा 2 इंटू 16 अंडर रूट 4 रूट 2 हो जाएगा जेड। जेड ठीक है, 4 रूट 2 ओम। अब जेड निकालने के बाद आप करंट के लिए फॉर्मूला लगाओगे, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। अब अगर आप यहाँ पे पीक वोल्टेज लोगे, उसको जेड से डिवाइड करोगे तो आपको करंट भी पीक मिलेगा। तो अभी हमारे पास बताओ ये कौन सी वोल्टेज है, ये जो 4 हमें गिवन है, ये क्या चीज है, 4 पीक Peak वोल्टेज। voltage. पीक वोल्टेज है। तो हम लोगों के पास पीक करंट आ जाएगा बच्चों, पीक करंट इक्वल्स टू पीक वोल्टेज 4 डिवाइडेड बाय जेड, 4 रूट 2, 4 से 4 कट गया, 1 बाई रूट 2 एम्पियर। ठीक है, हमारा यहाँ पे करंट होगा 1 बाई रूट 2 एम्पियर। तो 1 बाई रूट 2 एम्पियर हमें आंसर लेना है। देखते हैं यहाँ पे आंसर्स क्या क्या अवेलेबल थे। देखो 1 बाई रूट 2 एम्पियर आ रहा है, तो 1 बाई रूट 2 क्या आएगा सोल्व करने के बाद, 0.8 एम्पियर। अप्रोक्स 0.8 आ जाएगा। तो 0.707 कुछ होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आ रहा है। रीड आउट क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन में इंडक्टेंस आपने 4 ले लिया। इंडक्टेंस 4 ले लिया, यस सर। हाँ। इंडक्टेंस मैंने 3 मिली हेनरी लेना था ना, कितना लिया था मैंने, 4। ओके 3 मिली, हाँ मैंने 4 के अकॉर्डिंग कर दिया, ये 3 लेके सॉल्व कर लेना, सेकंड कॉन्सेप्ट ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो बच्चों। 3 में दिया हुआ है, देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स A एंड B हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम, मास सेम, speed same, enter in a magnetic field in such a way that initial path of A makes an angle of 30 degree and that of B makes an angle of 90 degree with the field, then the trajectory is। तो याद है बच्चों क्या होता है अगर फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करें या कुछ भी और एंगल पर एंटर करें तो कैसे करते थे सॉल्व क्वेश्चन को, when charge enters any angle, charge enters at any angle theta in field। कैसे होगा, चार्ज किसी भी एंगल पे एंटर करेगा तो चार्ज ऐसे आएगा, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या पढ़ा हमने, उसके क्या प्रोड्यूस कर देंगे हम लोग, दो कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट होगा। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है बच्चों क्या बन जाएगी, ट्रेजेक्टरी बराबर कैसी हो जाएगी, हेलिकल। हेलिकल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। एक कंपोनेंट उसे सर्कल में ले जाएगा और एक कंपोनेंट उसे स्ट्रेट ले जाएगा। और सेकंड केस है चार्ज एंटर्स एट एंगल थीटा एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू फील्ड। बोलो इस केस में क्या होगा, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्सेस। सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनेगी, ऐसा पढ़ा था हमने, ये हम बना देंगे यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। सो कैन यू टेल मी रेडियस ऑफ दैट सर्कल, mv by BQ। mv by bq। so trajectory equals circular, radius is equal to mv by bq। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब ऊपर चलते हैं। अच्छा यहाँ हेलिकल की रेडियस बता सकते हो, उसका फॉर्मूला डू यू रन, mv sin theta by b। mv by, बस यहाँ पे v sin थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। जिन बच्चों को लर्न नहीं है प्लीज क्वेश्चंस के थ्रू फॉर्मूलाज को लर्न करें, mv sin थीटा by bq हो जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आप देखिए कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट बन रहा है, कौन सा, यहाँ पे both will have the same curvature, A will have smaller radius of curvature, both will move along direction of their original, B will have smaller radius। बच्चों ज्यादा रेडियस बनेगा जिसका सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है,
क्योंकि सर्कल में आपकी जो रेडियस है वो mv/bq है, और जो आपकी हेलिकल में रेडियस है वो mv sin θ/bq है। एंड डोंट फॉरगेट साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि आपका ये साइन थीटा 1 से छोटा रहने वाला है बच्चों, इसलिए जो आपकी ट्रेजेक्टरी हेलिकल के केस में बनेगी, हेलिकल के केस में वो सर्कुलर से कम रहेगी। रेडियस इन हेलिकल इज लेस देन रेडियस इन सर्कुलर। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Any doubt with question number 4? Please read out question 4. वाटर मॉलिक्यूल है आप लोगों के पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उसका गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो डाइपोल मूवमेंट का सिंबल क्या होता है बच्चों? P। P की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 पावर -30 कूलम। When it is in vapor state, distance between center of positive and negative charge of molecule। अगर आपको याद हो, डाइपोल ऐसा होता है कि डाइपोल में एक एंड आपका प्लस क्यू होता है और एक एंड आपका माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू। यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस 2a निकालना है। तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट? Q times 2a. 2 times 2a। so formula of dipole moment is fourth is equal to P is equal to Q times 2। okay, now what about charge? हमें क्वेश्चन में गिवन है वाटर मॉलिक्यूल, गिवन वाटर मॉलिक्यूल Plus 2 and minus 2. Plus तो 2 वाटर minus 2 मॉलिक्यूल each. क्या होता है? H2O, उस पे 2 यूनिट नेगेटिव होता है और H पे 1 यूनिट पॉजिटिव होता है। तो चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? 2 यूनिट नेगेटिव, यूनिट नेगेटिव लेंगे तो Q की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय E। E इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ये हम लोगों के पास आ गया बच्चों चार्ज का वैल्यू। और इसके बाद हमें लेना है चार्ज के बाद डिस्टेंस, तो हमें निकालना है, और डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो सी डाइपोल मोमेंट कितना था? 6.4 10 - 30। यहाँ पर ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू 6.4 10 रेज टू पावर -30। so tell me formula P is equal to Q multiplied by 2a, 2 into 1.6 into 10 - 19 multiplied by 2a is equal to 6.4 into 10 - 30। so 6.4 into 10 - 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3.2 10 - 19 से, कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 2 into 10 रेज टू पावर -30 प्लस 19, कितना आ जाएगा? -21 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्टेंस मीटर में आएगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर। 2 into 10 रेज टू पावर -21 नहीं आएगा, कितना बनेगा ये? माइनस में 11, 11 बनेगा। -11 में बनेगा। ठीक है, तो -11 ले लेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ में। कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन। So correct option here is B, 4 into 10 raised to power -30 -11 कूलम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 into 10 raised to power -11 कूलम। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी हुई है। आरसी, आरएल और एलसी तीन कॉम्बिनेशन बनाए, ओमेगा एल ओमेगा सी के इक्वल है। बच्चों जब भी ये ओमेगा एल ओमेगा सी के इक्वल होगा, इसका मतलब सर्किट में क्या क्रिएट कर दिया हमने? रेजोनेंस। इसका मतलब है हमने सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि बच्चों ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, एक्सएल इक्वल एक्सी, तभी रेजोनेंस होता है, एक्सएल इक्वल एक्सी। पावर ड्रॉन बाय 3 कॉम्बिनेशन आर P1 P2 P3। तो हमें बताना है किसमें ज्यादा पावर ड्रॉन होगी, किसमें कम पावर ड्रॉन होगी। तो बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला लगाना है।
So can you tell me formula of power? Power is V I cos phi. Power is V I cos phi. ठीक है, अब आपको बताना है इन कॉम्बिनेशन में से सबसे ज्यादा पावर किसमें ड्रॉ होगी। देखो क्योंकि हमारा रेजोनेंस क्रिएट हुआ है, ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग द रेजोनेंस फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है ना। फेज एंगल फाई कितना होता है रेजोनेंस में बच्चों? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री होने के कारण जो पावर है वो सिर्फ या तो आरएल सर्किट, आर वाला सर्किट लेता है जिसमें भी आर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा सर्किट ज्यादा पावर लेगा, आरएल, आरसी या एलसी। आरएल, आरसी या एलसी। पावर यहाँ पे डिपेंड है सीधा सीधा फेज एंगल फाई। अब फेज एंगल कोस फाई कैसे निकालते हैं? कोस फाई को निकालने का फॉर्मूला होता है आर बाय जेड। कोस फाई होता है निकालने का फॉर्मूला आर बाय जेड। जेड निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। देखो रेजोनेंस के समय एक्सएल और एक्सी बराबर आएंगे, दोनों बराबर होते हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितना एक्सएल उतना एक्सी। अभी देखो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूंगा आर सी, उसमें क्या आएगा, ये आर आ जाएगा, ये एक्सी आ जाएगा, ये दोनों बराबर है। अगर मैं ये ऑप्शन लूंगा आर एल, तो भी ये आर आ जाएगा और एक्सएल आ जाएगा। आर और एक्सएल, एक्सएल और एक्सी दोनों ही बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि इन दो केस में हमें सेम पावर मिलेगी, आरसी ले लें या चाहे आरएल ले लें? क्योंकि कोस फाई के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आर भी रहेगा, एक्सएल और एक्सी में से एक आएगा जो कि दोनों इक्वल है। यस और नो? यस सर। पहले दो में हमारी पावर क्या रहेगी, इक्वल। देखो तीसरा हमारा एलसी प्रेजेंट है। एलसी में ये आर तो है ही नहीं, एल और सी प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, आर तो है ही नहीं, इसलिए इनमें जो पावर होगी एल और सी के होने से सोचो वो ज्यादा हो जाएगी वो कम हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे इस आर को 0 कर दूं, अगर मैं इस आर की वैल्यू को 0 कर दूं, ये सारा कोस फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोस फाई 0 हो जाएगा, कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, तो कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी कंज्यूम यहाँ पर, मैक्सिमम। बोलो कौन सा ऑप्शन, ये बी करेक्ट बन रहा है। देखो 1 और 2 में पावर इक्वल रहेगी और 3 में मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? सर cos फाई 0 हो जाएगा तो पावर 0 नहीं होगी? कोस फाई 0 पे हाँ। 1 होता है, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सर वो फाई 0 डिग्री होता है ना, पर यहाँ पे तो सर सीधा वो cos फाई 0 है। फाई तो 90 डिग्री होगी। हाँ सॉरी, पूरा कोस फाई 0 है, राइट राइट राइट, पूरा कोस फाई 0 आ रहा है, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी अगले केस में, 0 हो जाएगी। तो हमारा C कौन option सा है सर। सिलेक्ट होगा, सी ऑप्शन, कि P1 P2 ग्रेटर है और P1 उनसे कम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, देखो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एंटायर वायर एट द पॉइंट O। तो यहाँ पे ये जो वायर है ये कैसी दिख रही है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 2R। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4R। म्यू नॉट I बाई 4R। ठीक है, म्यू नॉट I बाई 4R हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसमें हम ये जो दो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, नो कंट्रीब्यूशन। कैन यू टेल मी क्यों नहीं लेंगे? सर उस करंट एलिमेंट और उसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। हाँ, जब करंट की डायरेक्शन में ही वो पॉइंट आ जाए जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता होता है, अगर वो करंट की डायरेक्शन में आ जाए जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में बन रहा है हमारा ये वाला पॉइंट ना, ऐसे, ये हमारा था ऐसे बना हुआ है, ये पॉइंट P है। अब देखो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है और ये करंट की लाइन और ये पोजीशन की लाइन, ये सेम लाइन में, सेम लाइन में है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो 0 कंट्रीब्यूट करेगा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, इसलिए इसको हमें कंसीडर नहीं करना होगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, current flow through a metallic conductor whose area of cross section increases in direction of current if we move in this direction, then देखो करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटल वायर है आपके पास, यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर की बात हो रही है। करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर whose area of cross section increases in the direction of current if we move in this direction। ऐसे वायर बनी होगी, ये वायर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा यहाँ पर हमें ये बताना है किस क्वांटिटी में क्या चेंज होगा। तो कैन यू टेल मी किस क्वांटिटी में क्या चेंज बनेगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो ड्रिफ्ट जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यस, I is equal to इनवर्सली NEAV। प्रोपोर्शनल है एरिया के। I इज इक्वल टू NEAVD होता है, ठीक है। Until unless mention if current is constant, अगर आपका करंट कांस्टेंट मेंशन है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया गया हाँ कि हमारा जो करंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहना है, उसको कुछ भी चेंज आपको नहीं करना। देखो अगर ये चीज क्वेश्चन में मेंशन हो दैट इफ करंट इज कांस्टेंट, ओनली देन आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, ओनली देन, ठीक है, ओनली देन दिस कंक्लूजन इज वैलिड। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन एनीथिंग, तो हमेशा आपको क्या मानकर चलना है? करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका रीजन ये होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज होती है सर्किट की। ये देखो ये इनवर्स रिलेटेड है, तो रेसिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस और करंट भी इनवर्स रिलेटेड है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट रिलेशन बना, NEVD। हाँ ये इसके डायरेक्ट रिलेशन में बनेगा बच्चों, I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A, ये कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A वाला बनेगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, करंट विल इंक्रीज, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, करंट विल इंक्रीज। ये लाइन पढ़ लो, देखो ये फॉर्मूला आप लोगों ने सही लगाया, लेकिन ये ध्यान रखो जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि करंट कांस्टेंट है, तब तक आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते ड्रिफ्ट और एरिया इनवर्स रिलेटेड है। ड्रिफ्ट और एरिया तभी इनवर्स रिलेटेड होते हैं जब ये मेंशन हो कि करंट कांस्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपको करंट को एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेना है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बी लेने वाले हैं, नॉट ए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम तो लोग, वायर में करंट डेंसिटी चेंज नहीं होती। करंट डेंसिटी चेंज होगी, बट डेंसिटी का तो ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे कोई भी। फिर सर जहाँ से हमने मतलब करंट सप्लाई किया है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया वो तो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। बेटा इस वाले क्वेश्चन में करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, यहाँ पे आई और ए दोनों चेंज होंगे। J is equal to sigma E. Current density will only change if your electric field is changing, and electric field will only change if potential difference is changing. Okay, यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा I is equal to NEAVD and I is direct proportional to area. अगर कह देते करंट कांस्टेंट नहीं है, फिर अलग अलग केसेस आप ले सकते थे, करंट कांस्टेंट है फिर ले सकते थे। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए।
50 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आ गई आप लोगों के पास 50 हर्ट्स, AC source of 20 volt connected across R and C as shown in the figure. Voltage of R is 12 volt. वोल्टेज ऑफ C निकालना है, C पे वोल्टेज निकालना है, R का वोल्टेज पता है, C का निकालना है, टोटल वोल्टेज भी पता है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला बता दो RLC सर्किट में। VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR की वैल्यू क्या है आपके पास? टोटल वोल्टेज 20, रेसिस्टर की वोल्टेज 12 का स्क्वायर 144, और आपको C पर निकालनी है, L तो है ही नहीं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 20 का स्क्वायर 400 is 144 plus VC square. 400 minus 144 is equal to VC square. 400 में से 144 माइनस करो, माइनस 144 256 का अंडर रूट करो, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। सो वोल्टेज आपके पास VC हो जाएगी 16 वोल्ट। नहीं, मैं अभी पढ़ा, 8th का आ जाएगा आपका 16 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 20 ओम है बच्चों। यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 0.04 एम्पियर के साथ। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को RG से शो करते हैं, ये 20 ओम है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन को IG बोलते हैं, ये 0.04 एम्पियर गिवन है। इट इज डिजायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज। आपको एमीटर बनाना है जो 20 एम्पियर तक मेजर कर पाए, तो I जो रेंज आपको मेजर करनी है वो 20 एम्पियर है। ओनली शंट अवेलेबल इज 0.05 ओम, शंट की वैल्यू है 0.05 ओम। रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज। गैल्वेनोमीटर के साथ हम कितनी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं? तो देखो यहाँ पे डायग्राम, 9th को हमें डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बना के। 9th का आप डायग्राम बना सकते हो, बता सकते हो मुझे कन्वर्जन का? ये था गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हम क्या लगाते थे? शंट। शंट को निकालने का फॉर्मूला होता था IG IRG अपॉन I माइनस RG। I माइनस IG। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो शंट अवेलेबल है वो 0.05 ओम की है। हमारा जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट है जिसको IG बोलते हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, देखिए IG 0.04 और I 20 है और RG भी 20 है। I 20, IG कितना था? .04, IG है 0.04। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ कितनी रेजिस्टेंस सीरीज में और लगाएं। ये शंट हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब बताओ गैल्वेनोमीटर के साथ आप सीरीज में और कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो? कैसे करोगे? ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस थी RG, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो R डैश गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। तो जहां आपकी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आ रही है वहां लिख दोगे RG प्लस R डैश, यानी अब इसकी पूरी ये सीरीज में रेजिस्टेंस टोटल लेनी है, RG प्लस R डैश हो जाएगी। अब इस R डैश की वैल्यू के लिए इसे सोल्व करना है, ठीक है। 20 प्लस R डैश आ जाएगा यहाँ पे साथ में, और 20 प्लस R डैश क्या बनेगा? 0.05 इंटू 20 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 is 20 plus R dash. So please solve out, बताओ कितना आ रहा है? $479 आ रहा है।
एक बार देख लो बाकियों का क्या आ रहा है। फोर्टी 4.95 नहीं 44 नहीं 4.95 आ रहा है। 4.95 फॉर्म आ रहा है ये मेरा सोल्व करके। आप लोगों का कितना आ रहा है? ये सर 4.95 ही है। 4.9। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4.95। देखो ए ऑप्शन आ जाएगा। उसने हमसे पूछा था कितना रेसिस्टेंस हम सीरीज में और लगा सकते हैं, क्योंकि हम शंट को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये था उसमें आर डैश ऐड करना है। एक बार फॉर्मूला याद करेंगे शंट का दोबारा से। क्या फॉर्मूला लगाया इसमें हमने? आई जी आर जी, आई माइनस आई जी। हमें बताना था हम आर जी के साथ और कितनी रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। 2 point charges exerts on each other a force F। फोर्स है F। जब ये दोनों r डिस्टेंस पर है एयर में, when they are placed r distance apart in a medium of dielectric constant K, they exert the same force, then r equals to। देखो दो जगह फोर्स सेम आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें के ही दिया हुआ है और हमारे ये दोनों फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, और हमें बताना है डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल है यहाँ पर, तो फोर्स इन वैक्यूम का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स इन वैक्यूम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस r स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो मैं यहाँ पे मीडियम वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, यहाँ एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। और फिर चार्जेस सेम है Q1 Q2, और डिस्टेंस में मैं यहाँ पे r डैश का स्क्वायर लिख रहा हूँ, r डैश का स्क्वायर। तो 1/4 पाई से 1/4 पाई, चार्जेस से चार्जेस कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास? 1/r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज 1/r डैश का स्क्वायर एप्सिलॉन। अब मुझे r डैश देन r इक्वल्स टू, मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, नए वाले डिस्टेंस की। तो r डैश की वैल्यू होगी बच्चों क्या है यहाँ पे? r डैश का स्क्वायर होगा r का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। बोले यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान दो, एप्सिलॉन डिवाइड एप्सिलॉन नॉट की रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एप्सिलॉन डिवाइड एप्सिलॉन नॉट की रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 1/k। 1/k के इक्वल हो जाएगा। अब इस हिसाब से हमारा बना r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन k। r डैश का स्क्वायर इज r स्क्वायर अपॉन k बन गया। तो r डैश कितना बनेगा बताओ? r स्क्वायर बाय k का क्या बनेगा? अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा? r बाय रूट k। r बाय रूट k हमें यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ था, r बाय रूट k, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, r बाय रूट k आंसर में करेक्ट। ठीक है, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10? ये क्लास का लिंक खत्म हो रहा है तो ये दोबारा ज्वाइन करना है। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10? नो सर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,